हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज का जो यह वाला क्लास है, यह इस चैप्टर का यानी कि दूसरा चैप्टर का तीसरा पार्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको बाकी सारे प्रश्न का उत्तर बताएंगे जो कि पिछले वीडियो में बच गए थे। यानी आज के इस वीडियो में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज जो सबसे पहला प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं वह यह है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम आपको यही बताएंगे और इसके आगे जितने सारे भी प्रश्न शेष बच गए हैं, सारे प्रश्न का उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बस आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न यही कह रहा है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है खूनी रविवार, यानी कि आप लोग इतना तो अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि खूनी कहने का मतलब कि किसी का हत्या हुआ होगा, किसी का खून हुआ होगा। और रविवार कहने का मतलब हुआ कि रविवार के दिन किसी का खून हुआ होगा, किसी का हत्या हुआ होगा। इसी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो लगभग आप लोग सही अंदाजा लगा रहे हैं। खूनी रविवार के दिन बहुत सारे मजदूरों का खून कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। अब हत्या किस प्रकार से हुआ था, क्यों किया गया था, इसके बारे में आप लोग जरा विस्तार से समझिए। कह रहा है कि जाहिर सा तथ्य है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए, यानी कि जो जार निकोलस द्वितीय का जो शासनकाल था, जो जारशाही शासनकाल था, उसको मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा का जो महल था, जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, उसकी ओर जा रहे थे। यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा मजदूर राजा के महल की ओर जा रहे थे, यह नारा लगाते हुए कि मजदूरों को रोटी दो। जिसकी सूचना मिलते ही, यानी कि जैसे ही राजा को सूचना मिलती है कि 1 लाख से भी ज्यादा मजदूर हमारे महल की ओर आ रहे हैं, तो जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो राजा जो था वह सैनिकों को आदेश देता है कि सभी पर गोलियां बरसा दो। तो जैसे ही राजा के द्वारा यह आदेश मिल जाता है सैनिकों को कि गोली चलाने का आदेश आ गया है, तो सारे सैनिक मिल करके निहत्थे मजदूर पर गोलियां बरसा देते हैं, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और यह घटना रविवार के दिन ही घटा था, यानी कि रविवार के दिन ही मजदूर लोग राजा के महल की ओर जा रहे थे, इसलिए ही इस दिन का नाम खूनी रविवार पड़ गया। ध्यान से आप लोग समझिएगा, रविवार के दिन बहुत सारे मजदूर, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा मजदूर राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे, यह नारा लगाते हुए कि मजदूरों को रोटी दो। यह नारा लगाते हुए जैसे ही जा रहे थे तो राजा को जैसे ही खबर मिली कि बहुत सारे मजदूर हमारे महल की ओर आ रहे हैं, वह सैनिकों को आदेश देता है कि सभी पर गोलियां बरसा दो। और सैनिकों के द्वारा सभी पर गोलियां बरसा दी जाती है, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और यह घटना रविवार के दिन घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में खूनी रविवार या फिर लाल रविवार दोनों से पूछा जा सकता है। और यह जो आंदोलन हुआ, इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि खूनी रविवार क्या होता है, खूनी रविवार किसे कहते हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसका जवाब आप लोग जरूर बता दीजिएगा। चलिए, अब अगला नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नई आर्थिक नीति, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि नई आर्थिक नीति क्या है। कह रहा है कि लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति अपनाया गया था, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। कब अपनाया गया था? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा अपनाया गया था? तो लेनिन के द्वारा अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा एक नीति अपनाया गया, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे नेप भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेप, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। ध्यान रखिएगा आप लोग।
कह रहा है कि लेनिन साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन कर पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटना चाहता था। यानी कि जो लेनिन था वह चाहता था कि अब पूंजीवादी व्यवस्था को ही वापस कर दिया जाए और साम्यवादी व्यवस्था को बदल दिया जाए। इनके द्वारा किसानों और जनता के हित में सकारात्मक कार्य किए गए। यानी कि लेनिन के द्वारा किसानों के हित में, जनता के हित में सकारात्मक कार्य किए गए। अब कौन कौन से कार्य किए गए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसी को नई आर्थिक नीति कहते हैं। आप लोग ध्यान से बस समझते जाइए। सबसे पहला जो लेनिन के द्वारा कार्य किया गया वह था कि जगह जगह पर बैंक खोल दिए गए। बैंक इसलिए खोल दिए गए कि मजदूर उसमें पैसा जमा कर सके और जब मजदूरों को जरूरत पड़े तो उस पैसे को वापस निकाल भी सके। इसलिए जगह जगह पर लेनिन के द्वारा बैंक खोल दिया गया। उसके बाद 20 कर्मचारी से कम रहने पर भी कल कारखाने चलेंगे। यानी कि ऐसा आदेश पारित कर दिया गया कि अब कारखानों में यदि 20 मजदूर से कम भी संख्या होगा तो भी कल कारखाना खुलेगा। पहले जो कल कारखाने के मालिक होते थे वह कहते थे कि ज़्यादा मजदूर आएंगे उसके बाद ही हम काम कराएंगे, कम मजदूर आएगा तो हम काम नहीं कराएंगे। लेकिन लेनिन ऐसा एक नियम बना दिया कि अगर 20 कर्मचारी से कम रहेगा उसके बाद भी कल कारखाना चलाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा काम किया गया कि व्यापार संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, व्यापार संघ की जो सदस्यता था उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद चौथा काम किया गया उद्योगों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, चौथा काम था उद्योगों का विकेंद्रीकरण। पांचवा काम किया गया कि जमीन राज्य का है लेकिन भूमि किसानों को दे दी जाए। यानी कि जमीन राज्य के नाम पर ही रजिस्टर रहेगा लेकिन उसमें किसान अपना फसल उपजा सकेंगे। तो बहुत अच्छा काम किया गया था लेनिन के द्वारा। ठीक है, जमीन राज्य का है लेकिन भूमि किसानों को दे दी जाए। और जो छठा काम किया गया वह था विदेशी पूंजी निवेश का द्वार खोल दिया जाए। यानी कि जो भी विदेशी पूंजी है उसके भी निवेश का द्वार खोल दिया जाए। तो नई आर्थिक नीति में लेनिन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए गए थे, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नई आर्थिक नीति क्या है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1921 ईस्वी में एक नई नीति अपनाया गया था लेनिन के द्वारा, जिसे ही नई आर्थिक नीति बोला गया। तो यह वाला प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय दोनों में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि यह वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका जवाब आप लोग अब आसानी से दे सकेंगे। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर क्रांति। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अक्टूबर क्रांति क्या है। कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों के द्वारा पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन, डाकघर, सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया जाता है। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों के द्वारा जितने सारे भी रेलवे स्टेशन थे, बैंक थे, टेलीफोन, डाकघर था, सरकारी भवन था, सभी पर अधिकार कर लिया जाता है। और इसमें केरेंस्की की सरकार भाग जाती है। यानी कि बोल्शेविकों जब इन सभी पर अधिकार कर लेता है तो जो केरेंस्की की सरकार है वह अपनी गद्दी छोड़कर के भाग जाती है और सत्ता का बागडोर बोल्शेविकों के पास आ जाती है। ठीक है, सत्ता का बागडोर पूरा के पूरा किसके पास आ गया? बोल्शेविकों के पास, जिसका नेता लेनिन को बनाया गया। इस क्रांति को बोल्शेविक नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। यानी आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। तो यदि आपसे परीक्षा में चाहे अक्टूबर की क्रांति पूछा जाए या फिर बोल्शेविक नवंबर की क्रांति पूछा जाए, इसका जवाब सेम ही होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। बस आप लोगों को 2-4 लाइन ही ध्यान रखना है कि बोल्शेविकों के द्वारा 7 नवंबर 1917 ईस्वी में रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन, डाकघर, सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया जाता है। और जब इन सभी चीज पर अधिकार हो जाता है तो केरेंस्की की जो सरकार थी वह भाग जाती है और सत्ता का पूरा बागडोर बोल्शेविकों के पास आ जाता है, जिसका नेता लेनिन को बनाया जाता है। और यही जो क्रांति हुआ था इसी को नवंबर की क्रांति या फिर बोल्शेविक नवंबर की क्रांति या फिर अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल थीसिस क्या है। यह वाला प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा कि अप्रैल थीसिस क्या है। कह रहा है कि इसका गठन 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? तो लेनिन के द्वारा 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को इसका गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य केरेंस्की की सरकार को भगाना था।
ध्यान रखिएगा, जब बोल्शेविकों ने, ऊपर में हम आपको यहां पर बता रहे थे, जब बोल्शेविकों ने केरेंस्की को भगा करके अपना अधिकार कर लिया था, उसी समय की बात है। यह जो था यानी कि जो लेनिन था वह केरेंस्की को भगाना चाहता था और केरेंस्की को भगाने के चक्कर में ही लेनिन पेट्रोग्राद शहर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? तो पेट्रोग्राद शहर पहुंचता है और अपना जोरदार भाषण देकर जनता को आकर्षित कर लेता है। जिस प्रकार से अभी आप लोग देखते हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी का भाषण होता है वहां पर भीड़ लग जाता है, लोग नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से लेनिन क्या करता है कि केरेंस्की की सरकार को भगाने के लिए पेट्रोग्राद शहर पहुंचता है, बहुत बड़ा शहर था, वो वहां पर पहुंचता है और अपना जोरदार भाषण देता है और जनता को आकर्षित कर लेता है और नारा देता है कि तुम्हें क्या चाहिए, भूमि, शांति या रोटी चाहिए कि शीत युद्ध और भूखमरी चाहिए, बताइए। यानी कि जनता से सवाल करता है कि युद्ध और भूखमरी चाहिए कि भूमि, शांति और रोटी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कौन आदमी चाहेगा कि युद्ध और हमें शांति नहीं चाहिए, कौन आदमी चाहेगा कि हमें भूखमरी चाहिए? सभी लोग चाहेगा कि शांति चाहिए, भूमि चाहिए, रोटी चाहिए। तो यह जो लेनिन था जनता से वादा करता है कि जब केरेंस्की की सरकार भाग जाएगी और जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को भूमि देंगे, शांति देंगे, रोटी देंगे और जो भी युद्ध होता है उसको बंद कर देंगे, जो भी भूखमरी है उसको समाप्त कर देंगे। तो इसी को अप्रैल थिथिस के नाम से जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, जो सिर्फ बात बात होता है, जिसको बोलते हैं कि बहसबाजी कर रहा है। तो सिर्फ शीत युद्ध में क्या होता है कि बोला बाली होता है, यानी कि बहसबाजी होता है, इसमें मार काट नहीं होता है, गोली नहीं चलाया जाता है, सिर्फ बातों बात में जो युद्ध होता है उसी को शीत युद्ध बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वैसा युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल बातों बात से ही युद्ध होता है, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। जैसे गांव घर में लड़ाई होता है तो आप लोग देखते हैं इधर से भी गाली दे रहा है, इधर से भी गाली दे रहा है, यानी कि पूरा बहसा बहसी होता है, उसी को शीत युद्ध बोला जाता है, जिसमें अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता है। इसे वाक्य युद्ध भी कहा जाता है, यानी सिर्फ बोल कर करने वाला युद्ध, सिर्फ बोलने वाला युद्ध, जिसे क्या कहा जाता है? वाक्य युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। यह युद्ध कहां कहां में हुआ था? तो रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि शीत युद्ध कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको जो यह वाला प्रश्न बताने जा रहे हैं, इस चैप्टर का अंतिम दूसरा प्रश्न है, यानी कि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न और शेष बचेगा, इसके बाद आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि क्या है। इसके बाद एक प्रश्न और है, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था। ध्यान रखिएगा, यह जो संधि हुआ था यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह वाला प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था। और जिसका उद्देश्य क्या था, यानी कि यह जो संधि हुआ, ब्रेस्ट लिटोवस्की की जो संधि हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि कोई भी संधि होता है, कोई भी समझौता होता है, तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो वही उद्देश्य के बारे में बोला जा रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि का क्या उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था शांति स्थापित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना और सेनाओं के राहत में सुधार करना। यानी कि मुख्य रूप से इसका तीन ही उद्देश्य था और यही तीन उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह संधि किया गया था, ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला था शांति स्थापित करना, दूसरा था अर्थव्यवस्था में सुधार करना और तीसरा था सेनाओं के राहत में सुधार कार्य करना। तो कुल मिलाकर के ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त करें। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय हुई, इसके बाद क्या हुआ, इसी को यहाँ पर लिखना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और जो रूस था वह मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ाई लड़ रहा था और यहाँ पर रूस की पराजय हो जाती है। तो इसी के बारे में लिखना है कि रूस की पराजय होने के बाद क्या होता
होता है, इसके बारे में लिखिए। तो चलिए, इसका जवाब होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 तक चला था। 1914 में शुरुआत हुआ था और 1918 में यह युद्ध समाप्त हो गया था, जिसमें जो रूस था वह मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य तमाम रूसी जनता सरकार का समर्थन करना। यानी कि उस समय जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि रूस की जितनी सारी भी जनता है वह हमें समर्थन करे, इसलिए वह मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ भी रहा था। तो जो रूस था उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि रूस की पूरी जनता सरकार का समर्थन करे, लेकिन जार निकोलस द्वितीय की आशा पर निराशा छा गई। यानी कि जो वह सोचा था कि पूरी जनता हमें समर्थन करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चूंकि रूसी सेनाओं का कमान जार ने संभाला था और विश्व युद्ध में लगातार हार होने के कारण इसका प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया और इसका परिणाम यह हुआ कि उसका पूरा दरबार खाली हो गया। यानी कि जार निकोलस द्वितीय का जो पूरा दरबार था वह खाली हो गया। जितने सारे भी मंत्री थे, जितने सारे भी सेना थे, सभी इसको छोड़ करके भाग गए। तो आपको हम रूस की क्रांति के बारे में बताए थे और रूस की क्रांति के क्या परिणाम हुए इसके बारे में भी बताए थे, और रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था इसके बारे में भी हम आपको बताए थे। तो यह पूरा प्रश्न जो था यह हम आपको समझा चुके हैं। यहां पर आपका पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। सबसे लास्ट प्रश्न था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के बाद क्या स्थिति हुआ। तो यहां पर स्थिति यही हुआ था कि दरबार खाली हो गया था, जार निकोलस द्वितीय राजा से हट गया था क्योंकि उसका पूरा दरबार ही खाली हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बताए हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर किताब पढ़ाइए। यहां पर आप लोगों को जितने सारे भी प्रश्न बताए हैं, अब आप लोग किताब में से देख करके हमसे पूछिए कि कौन सा प्रश्न छूट गया है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि छूट गया हो। जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बता दिए, अगर इससे बाहर एक भी प्रश्न आता है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आप तो इतना ही बताए थे, इसके बाहर से भी प्रश्न पूछ दिया गया। हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर किताब पढ़ाइए, तो किताब में सिर्फ कहानी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप कहानी पढ़ लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपसे एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप लोग प्रश्न उत्तर को समझते हुए कहानी को समझते हैं तो फिर एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप लोग समझ चुके होंगे। यहां पर आपका दूसरा नंबर चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप लोगों को काफी मजेदार लगा होगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।